हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की वीडियो रहने वाली है स्पेशल HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कैंडिडेट के लिए और UGC नेट वाले स्टूडेंट के लिए। साथ ही यही वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है PGT एस्टेट वालों के लिए। अब PGT एस्टेट वालों के लिए तो मैंने ये सारी पढ़ा रखा है, लेकिन HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट वाले स्टूडेंट के लिए आज की हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली है, क्योंकि दोनों का ही सिलेबस सेम है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है कॉलेज कैडर वाले कैंडिडेट्स के लिए, और हिंदी का है ये। और पहली ही इकाई है इसमें हिंदी भाषा और उसका विकास। अगर कोई भी कैंडिडेट विस्तार से सिलेबस को जानना चाहता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दी थी, आप वहाँ से देख लें कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। अपने चैनल पर आपको क्या मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कमेंट किया था कि मैं टॉपिक वाइज फिर से आपकी वीडियो स्टार्ट करवाऊंगी। तो जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं या फिर UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज की ही वीडियो से हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा का विकास, जहाँ देखो सिलेबस में टॉपिक आपको दिखाना जरूरी है। और हिंदी भाषा और उसका विकास कैसे हुआ, मतलब हिंदी भाषा कहाँ से धीरे धीरे आई, उसका पारिवारिक जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है, कौन से परिवार में से निकल कर आई है। तो यहाँ से ना हम शुरुआत करेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्लास नंबर 1 रहने वाला है और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको किताब भी बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन से बुक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप भी वो बुक परचेज कर लें और आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो मैं दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रही हूँ। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से मैंने कोई पैसे नहीं ले रखे हैं या मैं उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। मुझे उसका कंटेंट अच्छा लगा, विश्वसनीय कंटेंट लगा, इसलिए मैं उस बुक में से पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो स्क्रीनिंग के लिए तो ये बुक आपकी बहुत ही बेस्ट है, स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी। लेकिन हाँ, कुछ इसमें ना प्रश्न उत्तर के हिसाब से नहीं दे रखी है। जैसे कि सब्जेक्टिव पेपर आपका लिखने वाला होगा तो मैं उसके लिए भी आपको एक अच्छे से बुक जल्दी ही सजेस्ट कर दूंगी। तो स्क्रीनिंग के लिए ये बुक मुझे बेस्ट लगती है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक की, और हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है जहाँ से आप देख रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। बुक मैंने आपको पहले से इसलिए बता दी है क्योंकि जब बुक हमारे सामने होती है तो जल्दी जल्दी हमारी पढ़ाई होती है और समझने में भी आसानी होती है। और यहाँ से आप पढ़कर नोट्स फिर जो है ना बुक में से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं UGC नेट और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप अपनी ये बुक पर परचेज कर लें, हिंदी भाषा और उसका विकास। और उसमें ये बुक पढ़ाने की गारंटी मैं लेती हूँ, मैं इस बुक को पूरा इसी में से पढ़ाऊंगी। ठीक है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि HPSC जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये कोई नॉर्मल नहीं है, काफ़ी हाई लेवल का आपका एग्ज़ाम है ये। इसे आप नॉर्मल ना लेकर चलें, काफ़ी हमें पढ़ना पड़ेगा और एक एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप अपना पेन पेंसिल जो भी आप है अपना जिसमें भी नोट्स बनाना चाहते हैं आप उसे निकाल लें, और साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं। तो एक कैंडिडेट मुझसे पूछ रहा था कि मैम स्क्रीनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे या फिर सब्जेक्टिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो दोनों की तैयारी आपकी एक ही साथ होती चली जाएगी जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे आप स्क्रीनिंग के लिए इसके नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट टाइप में अपने नोट्स बनाइए। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। इस वीडियो को आप देखेंगे और साथ साथ आप लिखेंगे भी, तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अलग से आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। मान लो आपके प्रश्न में आ जाता है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, मान लो 10 नंबर का यही प्रश्न आ गया, तो आप हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें से आपको ना
ये भी 10 नंबर में आप सारा इतने समय में लिख नहीं पाएंगे, आपको इसमें से भी कट करना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कब और कितना लिखना है। पहले आप स्क्रीनिंग की तैयारी करें, वो भी मैं आपको सब्जेक्टिव के लिए भी बता दूंगी। तो स्क्रीनिंग के लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे पहले पढ़ते जाइए, और आप सभी का ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है वो सही है कि अगर शुरू की पहली ही क्लास से हमारे साथ जुड़ता है तो उसे समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार जमकर आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। हो सकता है किसी का भला हो जाए, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा और वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो मैंने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इससे पहले पढ़ाई थी, जब HPSC ने सिलेबस दिया था तभी से। तो सारी वीडियोज़ भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो और वैसे मैं पढ़ा रही हूँ आज से, तो ये क्लास नंबर 1 रहने वाली है, और बिल्कुल आपके सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब जो ऐतिहासिक शब्द है वो इतिहास है, कि हिंदी का जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है। हर चीज़ का इतिहास होता है, जैसे कि अपना हिस्ट्री का केवल ये नहीं कि हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, हमारे भूगोल का इतिहास है, हर चीज़ का इतिहास है, कि मानव का भी इतिहास है, कि मानव कहाँ से आया था, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से मानव ने अपना विकास किया। तो हर एक चीज़ का विकास होता है, इतिहास होता है। इसी प्रकार से हिंदी का भी एक इतिहास है, और फिर धीरे धीरे हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। हिंदी जो है शुरू में कहाँ से निकल कर आई, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि संस्कृत से हिंदी निकल कर आई है। संस्कृत, उसके बाद फिर पाली, और पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश, ये क्रम है इसका। अपभ्रंश और अपभ्रंश से निकलती है हिंदी का प्रादुर्भाव होता है। तो सबसे पहले हमें हिंदी का इतिहास जानना होगा। हिंदी का इतिहास जानने के लिए संसार के जितनी भी भाषाएं हैं उनके परिवार बनाए गए हैं। तो सांसारिक रूप से पहले हम देखेंगे कि हिंदी का इतिहास जो है कहाँ से आया। हिंदी में भाषा को लेकर संसार में जितनी भी भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं, उनको कितने परिवार में बांटा गया है। परिवार में अगर बांटा गया तो किस प्रकार से बांटा गया, उसका भी कोई कारण होगा। परिवार में भी उसी को बांटते हैं जहाँ पर उनका रंग रूप आकृति मिलती होगी, इसी आधार पर उनके परिवार बनाए गए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में देखेंगे। और संस्कृत यहाँ से हमारा सेकंड क्लास में, हम दूसरी क्लास से हम शुरू करेंगे, लेकिन आज हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने वाले हैं विश्व की। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ। इससे पहले एक बार फिर से कह रही हूँ कि वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़्यादा करें, और अब मैं कोशिश करूँगी आपको दिन की एक एक दो वीडियो देने की। और साथ में मैंने आपको बुक भी बता दी है, क्योंकि ना कोचिंग जो है इतनी सस्ती नहीं होती है, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोचिंग लेने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में आपको हमारा जो चैनल है वो आपकी हेल्प कर सकता है। इसलिए ये तो बनता ही है कि आप चैनल को बस सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको फ्री में क्लासेस मिल रही है, मुझे आपसे मोटिवेशन मिल रहा है, बस इतना ही बहुत है। तो शुरू करते हैं। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं। अब सबसे पहले प्रश्न यही उठता है हमारे दिमाग में कि हिंदी आई तो कहाँ से आई, कौन से परिवार में से आई, और विश्व में कितनी भाषाएं हैं जहाँ से हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा बनी। ठीक है, तो अगर विश्व की भाषाओं की बात करें तो जो विद्वान है बड़े बड़े, जिन्होंने भाषा पर विचार किया, तो उनकी जो मतलब विचारधाराएं हैं वो अलग अलग हैं। यानी कि अलग अलग विद्वान हिंदी जो विश्व की भाषाएं हैं उनकी संख्या को लेकर उनमें मतभेद है। कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ मानता है। वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। एक तो ना हिंदी के स्टूडेंट अगर आप हैं तो थोड़ा सा बुरा ना माने, अधिकतर कैंडिडेट तो बोली और भाषा में ही अंतर नहीं कर पाते हैं। तो भाषा जो होती है एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें साहित्य अध्ययन किया जाता है। और बोली जो होती है एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि संक्षिप्त क्षेत्र में ही बोली जाती है। और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बोली से बड़ा होता है।
कोई भी जो बोली होती है जब वो एक बहुत बड़े मतलब अपना विस्तार पा लेती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जब इसे बोलने लग जाते हैं और उसमें जब साहित्यिक रचना होने लगती है तो उस बोली को धीरे धीरे किसका रूप दे दिया जाता है, भाषा का रूप दे दिया जाता है। भाषा की अगर बात करें तो हमारे भारत के संविधान में तो 22 ही भाषाएं हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, जब संविधान बना जब कितनी भाषाएं थी, बाद में कौन कौन से जुड़ी, तो ये सब हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं ये बता रही थी कि आप बोली और भाषा में थोड़ा सा अंतर करके चले, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देंगे तो इस तरीके के शब्द अगर मुंह से आपके निकल गए तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो 1 मिनट में पकड़ जाएगा कि आपको बोली और भाषा का तो पता ही नहीं है। तो इंटरव्यू की तैयारी भी जैसे मैं साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं, तो ऐसे शब्दों को बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है। यूट्यूब चैनल पर भी बहुत से कैंडिडेट पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार की गलतियां होती रहती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे कोई गलती नहीं होती, मैं भी कोई गलती कर रही होंगी, तो आप लोग ही मेरी गलती को बता सकते हैं। लेकिन जितना मुझे पता है मैं नहीं चाहती कि आप लोग उस प्रकार की गलतियां करें, तो इन शब्दों में आपको विशेष अंतर रखना है। तो सबसे पहला ही प्रश्न बनता है कि वर्तमान में विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। और जैसे कि एचपीएससी का मतलब ये है कि वो बीच में से प्रश्न जरूर उठाती है, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा प्रश्न जो है एचपीएससी स्क्रीनिंग में उठा ले। तो याद रखना, आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व की भाषाओं में जो वर्तमान में विश्व में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो लगभग कितनी मानी जाती है, 6000 से जो है ना अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ये भी कोई फिक्स नहीं है, इसने लगभग बताई है। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन 2 प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जा सकता है। अब जब ये संसार के अंदर 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, इनका अध्ययन है ना हम 2 आधार पर कर सकते हैं। कौन सा, एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक जो शब्द है ये परिवार से बना है। एक तो परिवार के आधार पर जितनी भी भाषाएं हैं उनको बांटेंगे हम, और दूसरा जो है आकृति मूलक मतलब आकृति के आधार पर। देखो, जैसे कि कोई बच्चा है अपने मम्मी से की शक्ल से मिलता है या पापा की शक्ल से मिलता है, या शरीर के ढांचे से के हिसाब से पापा से मिलते हैं, कहते हैं लंबाई में तो ये लड़की अपने पापा पे है या ये लड़का अपने पापा पे है। आकृति, नाक, नैन, नक्श इसके अपने मम्मी पापा से मिलते हैं। तो ये आकृति, यानी कि यहाँ पर भाषा की बात करें तो आकृति का मतलब है बनावट में। दूसरा है परिवार की, वो किस परिवार से निकल कर आई है वो भाषा। ठीक है, तो जो अगर विश्व की, अगर संसार की सभी भाषाओं का हम अध्ययन करें तो हम 2 आधार पर करेंगे, एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। अब आकृति मूलक वर्गीकरण अगर करेंगे तो उसका आधार क्या है, किस आधार पर हम आकृति मूलक वर्गीकरण करते हैं, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं उनको आकृति के आधार पर बांटते हैं। तो आकृति के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, आधार देखो कितनी अच्छी ये टेबल बनी हुई है। सबसे पहले हम आकृति मूलक देखेंगे, साथ साथ दोनों का अध्ययन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको छोटे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ये टेबल थी मुझे इस प्रकार से इसके ये लेनी पड़ी वीडियो, तो मतलब फ़ोटो क्लिक करनी पड़ी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ आपको बड़े बड़े जो अक्षर हैं स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन जो टेबल की फॉर्म में है वो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। और अगर यही टॉपिक मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पढ़ाती हूँ तो इससे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, देखो रचना तत्व। रचना तत्व के अंदर क्या जाती हैं, वाक्य और पद रचना। अब एक बात आपको फिर से मैं खोल कर बताऊंगी, क्योंकि इस क्लास से आपका आधार बनने वाला है, आपका बेस बनने वाला है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पद बचाइए। अब देखो, एक तो होता है, अगर मैं छोटे से सामान्य तौर पर बात करूं तो वर्ण, और वर्ण को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, शब्द, और शब्द को मिलाकर हम हमारी क्या बनते हैं, वाक्य, और वाक्य से हमारी किसकी रचना होती है, भाषा की रचना होती है, भाषा बनती है। तो वर्ण में भी कई सारी बातें होती हैं जो हमें पढ़नी होती है। लिखित, किसी भी अक्षर का जो लिखित रूप होता है उसे वर्ण कहते हैं। उस अक्षर का जब मौखिक रूप होता है तो उसे हम ध्वनि कह देते हैं। और जब वर्णों को हम जोड़ते हैं तो हमारे शब्द का निर्माण होता है। और 2 या 2 से अधिक शब्द, सार्थक शब्द जब
जब जोड़े जाते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं, जो एक मीनिंग देते हैं, आपको कोई ना कोई सेंस देते हैं। तो वाक्य आपको कोई ना कोई सेंस देता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाषा में किस प्रकार से ये शब्द काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी वाक्य और पद रचना। अब यहाँ पर एक बार हम बोलेंगे शब्द और एक बार हम बोलेंगे पद, तो दोनों में आप अंतर समझ कर चलें। वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों का पता होगा। तो जो पद है, पद का मतलब होता है, जैसे कि एक मैं आपको एक जो है वाक्य लिखकर बताती हूँ। जैसे कि वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, एक वाक्य है मेरे पास। इस वाक्य के अंदर एक वर्तमान शब्द है, एक में शब्द है, एक विश्व शब्द है, एक अधिक शब्द है, भाषाएं, बोली और जाति हैं। ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। लेकिन ये शब्द नहीं हैं, आप इन्हें शब्द नहीं बोलेंगे। जब कोई भी शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाता है, ये आप देख रहे होंगे कि अपने आप में एक वाक्य है कि वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये अपने आप में एक वाक्य है। और वाक्य के अंदर जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्य न कहकर हम क्या कहते हैं? वो पद कहलाते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और जब वाक्य से बाहर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। दोनों को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो बार बार एक चीज देखने को मिल रही है, आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार क्या है? वाक्य रचना, मतलब उनकी रचना किस प्रकार से हुई, और रचना को भी आधार क्या है? यानी कि वाक्य और पद रचना को हम पढ़ेंगे आकृति मूलक वर्गीकरण के अंदर। और पारिवारिक वर्गीकरण के पढ़ेंगे रचना तत्व के अंदर। तो रचना तत्व के अंदर इन्होंने क्या लिया? अर्थ तत्व, यानी कि उसका इतिहास, कि वो कौन से परिवार से कहाँ से निकल कर आई, कौन से वंश से निकल कर आई। जैसे कि भगवान राम की बात करते तो इक्ष्वाकु वंश के थे। इसी प्रकार से भाषा का भी एक वंश होता है, एक परिवार है। इनका वर्गीकरण इसके आधार पर किया गया है। तो यहाँ अर्थ तत्व लेंगे, अर्थ के आधार पर, इतिहास के आधार पर देखेंगे, पारिवारिक वर्गीकरण करेंगे। है तो इसमें भी ये रचना, लेकिन ये भी रचना, लेकिन इस रचना तत्व में उसका इतिहास देखेंगे। और इसमें क्या देखेंगे कि रचना तत्व के वाक्य और पद के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो ये आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार क्या है? वाक्य और पद रचना। और पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थ तत्व, यानी कि उसका इतिहास। तो समझ गए होंगे। इस पर बांटेंगे हम आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं का अध्ययन करेंगे। अब देखो आकृति मूलक वर्गीकरण का अन्य नाम क्या है? हो सकता है आपके पेपर में इस प्रकार से दे आकृति मूलक वर्गीकरण न देकर रूपात्मक वर्गीकरण लिख दे, या रचनात्मक वर्गीकरण लिख दे, या व्याकरणिक वर्गीकरण लिख दे, या वाक्यात्मक वर्गीकरण, या पदात्मक वर्गीकरण, या पदाश्रित वर्गीकरण। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, रचना तत्व के आधार पर हम आकृति मूलक वर्गीकरण को समझ पाएंगे। आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार क्या है? रचना तत्व है। और रचना तत्व के अंदर वाक्य और पद रचना हम दोनों पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रचना तत्व जो है आकृति मूलक वर्गीकरण का, इसका दूसरा नाम क्या है? रूपात्मक वर्गीकरण। जैसे कि उसका आकृति कहे या रंग रूप भी कह सकते हैं कि उसका रूप कैसा है, दिखने में कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, तो सेम सेंस रूपात्मक वर्गीकरण दे रहा है। इसके बाद है रचनात्मक वर्गीकरण। तो जैसे रचना तत्व से ही बनेगा, इसका आधार ही रचना तत्व है, तो रचनात्मक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, रूपात्मक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, या व्याकरणिक वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा व्याकरण है वो पद के आधार पर ही है। अगर अधिकांश देखें तो हम देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, हिंदी व्याकरण के अंदर दो ही पद होते हैं, एक विकारी पद होते हैं और एक अविकारी पद होते हैं। तो इस आधार पर हम इसे क्या कह सकते हैं? व्याकरणिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। व्याकरणिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। मेरी उंगली उधर से लग गई थी, तो इसे क्या कह सकते हैं? व्याकरणिक वर्गीकरण भी हम कह सकते हैं, ठीक है। व्याकरणिक वर्गीकरण कहे तो आप समझेंगे कि आकृति मूलक वर्गीकरण की बात कर रहा है। रचनात्मक वर्गीकरण कहे तो भी आपको आकृति मूलक वर्गीकरण ही समझना है।
साथ में इसमें वाक्यात्मक वर्गीकरण कहा, जबकि मैंने कहा कि इसका आधार ही वाक्य और पद है, तो इसे वाक्यात्मक वर्गीकरण कह सकते हैं। पदात्मक वर्गीकरण भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पद रचना है, और पदाश्रित वर्गीकरण भी कह सकते हैं। यानी कि पद और वाक्य से संबंधित और रूप से संबंधित अगर आपसे कहे या रचनात्मक वर्गीकरण कहे तो आप समझ ले कि आकृतिमूलक वर्गीकरण की बात हो रही है। दूसरा आता है सेम, इसे में देखें, इसका आधार मैंने आपको बता दिया। तो इसके अन्य नाम और क्या हैं? पारिवारिक वर्गीकरण के अन्य नाम है। परिवार की जब हम बात करते हैं तो वंश का नाम आता ही आता है, तो इसे वंशात्मक वर्गीकरण कह सकते हैं, वंशानुक्रमिक कर्मिक वर्गीकरण कह सकते हैं, या कुलात्मक वर्गीकरण कह सकते हैं। कुल का मतलब भी क्या होता है? वंश ही होता है। ये आपने भिन्नार्थक शब्दों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में पढ़ा होगा। तो कुल का मतलब भी क्या होता है? वंश ही होता है। या फिर इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं क्योंकि इसका आधार क्या है? इतिहास है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ये पारिवारिक वर्गीकरण है, ये आकृति मूलक वर्गीकरण है। आकृति मूलक वर्गीकरण वाक्य और पद के आधार पर करेंगे, और पारिवारिक वर्गीकरण हम इतिहास के आधार पर करेंगे। फिर मैंने दो ही बातें आपको बताई कि आकृति मूलक वर्गीकरण का अन्य नाम क्या हो सकता है और पारिवारिक वर्गीकरण का अन्य नाम क्या हो सकता है। आप समझ गए होंगे। किसी भी बुक का पहला ही पृष्ठ पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, आगे इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। उसके बाद आता है उल्लेखनीय बिंदु, यानी कि आकृति मूलक वर्गीकरण में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। एक तो अभी तक मैंने दो ही आपको बातें बताई हैं कि सबसे पूरे संसार की अगर भाषाओं की हम बात करें तो 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद अगर इन सभी 6000 से अधिक जो भाषाएं इनका हम अध्ययन करें तो दो आधार पर करेंगे, एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण और एक पारिवारिक वर्गीकरण। ये दोनों मैंने आपको समझा दिए अच्छे। तीसरी बात ये आती है कि विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करके रखें। तो प्रोफेसर स्लेगल ने ये वर्गीकरण किया। पारिवारिक, ठीक है। उसके बाद और कौन सी बात याद रखने लायक है? आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए जाते हैं, एक तो अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। एस्टेट में इसको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी भाषा अयोगात्मक भाषा है और कौन सी भाषा योगात्मक भाषा है। यहाँ पर योग का मतलब आप किससे मतलब समझकर चलें, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो योगात्मक भाषा कौन सी है और ये हम आगे चलकर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो योगात्मक भाषा और अयोगात्मक भाषा। तो आकृति मूलक वर्गीकरण के अंदर दो भाग किए जाते हैं, एक तो अयोगात्मक और योगात्मक भाषा। अगर इसमें पारिवारिक वर्गीकरण के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करूं तो वो है, पारिवारिक वर्गीकरण में निम्न 6 बातों को आधार बनाया जाता है। इसमें कौन कौन से 6 बातें हैं? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। तो इसमें इन बातों पर को आधार बनाया जाता है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ इस प्रकार से अभी पूछने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है। आप अपनी समझ बनाते जाएं, अपनी समझ को क्रिएट करते जाएं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी बात समझने में मुश्किल ना हो। अब पहले ही क्लास को आपको अच्छे से देखना है। तो भाषा क्या, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रही हैं, उसी के संदर्भ में आगे है। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अब बात आती है जितनी भी भाषाएं हैं तो उन भाषाओं के क्या बनाए गए? परिवार बनाए गए कि कौन सी भाषा किस परिवार के अंदर आएगी। और परिवार के अंदर बात करें तो दो ही भागों में बांटेंगे, एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। अब परिवार की बात आई तो अलग विद्वानों ने कहा, अलग अलग उनके मतभेद थे। तो भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हेम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। देखो थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनना। विश्व में भाषा परिवार की संख्या को लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद है। अब भाषा परिवार की बात कर रहे हैं कि विश्व में भाषा के कितने परिवार हैं। तो
तो कितने परिवार हैं? सभी ने अलग अलग बताई हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हेम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी? 13 माने। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाषा परिवार कितने माने? 13 माने। किस किस ने माने? ये तो भोलानाथ तिवारी ने माने और एक विल्हेम वॉन हेम्बोल्ट ने माने। ठीक है। फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। अब जैसा कि इसने मैं बताया कि विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषा के परिवार माने हैं। तो फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी? 100 मानी है। भोलानाथ तिवारी और वॉन हेम्बोल्ट ने कितनी मानी? इन्होंने 13 मानी है। अब आगे चलते हैं। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया गया। देखो, आपस में सभी में मतभेद था, लेकिन अगर निर्विवाद रूप से मतलब जब निर्विवाद रूप से मतलब ये जो बात स्वीकार की गई 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया गया, तो ये बात निर्विवाद रूप से मतलब इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। सभी लोगों ने सहमति के तौर पर कितने और भौगोलिक क्षेत्रों के 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को सभी ने मान लिया बिना किसी वाद विवाद के। ठीक है। तो कितने हैं भाषा के कितने क्षेत्र किए गए? 4 भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि पूरी देश दुनिया, मान लो ये पूरा संसार है, पूरी देश दुनिया है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। तो इसको कितने भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा? 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा। अब 4 भौगोलिक क्षेत्रों के नाम है यूरोप और एशिया। यहां से आप ध्यान रखें, यूरोप और एशिया। और दूसरा है इसमें अफ्रीका भूखंड। ठीक है, अफ्रीका भूखंड मैं बोल रही हूं, ना भी लिखा जाए तो। तीसरा आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा आता है अमेरिकी भूखंड। ठीक है। ये 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिसमें पूरी देश दुनिया को निर्विवादित रूप से 4 भागों में बांट दिया गया। चारों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहेंगे। और इन चारों के अंदर कितने भाषा परिवार आते हैं? 18 भाषा परिवार आते हैं। अब 18 भाषा परिवार अगर मैं आपको गिनाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो एक बार आप देखते जाएं। जैसे कि 4 भौगोलिक क्षेत्र कितने बताए? 4। यूरोप, एक मिनट आपको ध्यान से ही दिखा देती हूँ। यूरोप, एशिया, इसे यूरेशिया भी कह सकते हैं, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिकी भूखंड। ठीक है। अब इसके अंदर जो यूरोप एशिया है, इसके अंदर 10 परिवार आते हैं, भाषा परिवार आते हैं। उसके बाद जो दूसरा है, थोड़ा सा इसे आपको दिखाती हूँ। जो दूसरा है आपका, इसके अंदर आते हैं, देखो, पहला यूरोप एशिया है, इसके अंदर 10 परिवार भाषा परिवार हैं। अफ्रीका भूखंड के अंदर 1, 2 और 3 भाषा परिवार हैं, तो 13 हो गई। और उसके बाद 13 और 1, 2 इसके अंदर है, ये मिसप्रिंट है, 2, 3 और 4। ये 4 प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंदर भाषा परिवार हैं और अमेरिकी भूखंड के अंदर 1 है। तो देखो, 10 और 3 13, 13 और 4 17 और 1 18। इस प्रकार से 18 जो है भाषा परिवार हो जाते हैं। अगर पूरे सभी क्षेत्रों को हम 4 भौगोलिक जो आकृति है हमारी, उसको 4 भागों में बांट दे तो भाषा परिवार बनते हैं कितने? 18। तो ये 18 के 18 भाषा परिवार के नाम दे रखे हैं। एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं कि यूरोप एशिया के अंदर कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं। तो इसके अंदर 10 है। भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय, इसे हम पढ़ेंगे। द्रविड़ परिवार। तीसरा आता है काकेशी परिवार, ब्रुस्की परिवार, अराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी और वास्क परिवार और हामी सामी परिवार। तो इस तरीके से ना आपसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। तो यूरोप एशिया के अंदर कितने भाषा परिवार आते हैं? 10 भाषा परिवार आते हैं। 10 के 10 नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अफ्रीका भूखंड के अंदर 3 आते हैं, सुदानी, बंतु और होतेनतोत। ठीक है, बुशमैनी परिवार। तो ये 3 आते हैं अफ्रीकी भूखंड के अंदर। प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंदर 4 आते हैं, मलयम पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। उसके बाद अमेरिकी भूखंड के अंदर अमेरिकी परिवार आता है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। इस प्रकार से सारे देश दुनिया में अगर भाषा परिवारों की बात करें तो 18 भाषा परिवार हैं। और इन 18 भाषा परिवारों किसके आधार पर किए गए? 4 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किए।
अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी का जो मतलब है, हमारे यहाँ काम की बातें आती हैं भारोपीय भारत यूरोपीय परिवार, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। और भारत यूरोपीय परिवार की अगर बात करूँ तो इसके और अन्य नाम क्या क्या है। भारोपीय, आप भारोपीय तो इसमें भारत का नाम आ रहा है, और हमें मतलब किससे है, भारत से है। भारत से पहले का जो इतिहास है वो हम अभी पढ़ते आए हैं। तो भारोपीय परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मनिक, भारत हिती परिवार और आर्य परिवार। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं। देखो आर्य परिवार की भाषाएं भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इंडो जर्मनिक, तो आपको भारोपीय परिवार हिंदी किस परिवार के अंदर आती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारोपीय परिवार के अन्य नाम क्या है ये आपको याद रखना है, इंडो जर्मनिक, भारत हिती परिवार और आर्य परिवार, ये भी इस परिवार को हम कह सकते हैं। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं हैं। अब भारोपीय परिवार के अंदर कितनी भाषाएं आ जाती हैं, 10 भाषाएं आ जाती हैं। और 10 भाषाएं किसके आधार पर की गई हैं, ध्वनि के आधार पर 10 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इनके 2 वर्ग बनाए गए हैं। भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं के 2 वर्ग बनाए गए हैं। पहले वर्ग के अंदर कितनी है, शतम वर्ग, तो शतम वर्ग, और दूसरा है केतुक वर्ग। तो केतुक वर्ग और शतम वर्ग। शतम वर्ग के अंदर क्या क्या है, भारत ईरानी, यानी कि ईरानी, दरद और भारतीय। और इसके ईरानी के अंदर है फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी। और बाल्टो स्लाविक, महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक, अर्मेनी और अल्बानी। तो देखो ना, इनमें ना आपसे क्या क्या पूछेंगे। भारोपीय परिवार में मुख्य रूप से कितनी भाषाएं आती हैं, 10। इन 10 भाषाओं को भी कितने वर्गों में विभाजित कर दिया, 2 वर्ग। 2 वर्ग कौन कौन से हैं, केतुक वर्ग और शतम वर्ग। शतम वर्ग के अंदर भारत ईरानी भाषाएं आती हैं, और इनके भी 3 पार्ट कर दिए गए, तो यहाँ पर ये दे रखे हैं। यानी कि शतम वर्ग के अंदर कितनी आती हैं, शतम वर्ग के अंदर ये सारी आपकी भाषाएं आ जाती हैं। और केतुक वर्ग के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, ये सारी वेस्टर्न साइड वाली हैं, जैसे जर्मनिक, जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वे, स्वीडी, और कैल्टिक, आयरिश, स्कोच, गैलिक, ठीक है, ग्रीक, तोखारी, हितो और इटालिक, रोमानी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन, ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, केतुक वर्ग के अंदर। लेकिन ये सारी भी अगर बात करूं, ये सारी भी बात करूं तो ये किसके अंदर आती हैं, भारोपीय परिवार के अंदर। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। थोड़ा सा आपको याद रखना है, इनमें आपसे प्रश्न देंगे तो किस प्रकार से देंगे। जैसे कि इनमें से कोई भी भाषा उठाकर आपको दे दी और पूछ लेंगे कि कौन सी भाषा भारोपीय परिवार के अंदर नहीं आती या भारोपीय परिवार के अंदर आती हैं। तो ये था थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा, जहां से हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी था, और वो मैंने आपको बता दिया है सारा, कि लगभग 6000 के आसपास जो है भाषाएं पूरे विश्व में मानी जाती हैं। आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है इनका। आकृति मूलक में कौन कौन से किसने किया, तो प्रोफेसर स्लेगल ने किया, ये बातें आपको याद रखनी है। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, 13 मानी है। और फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। पूरी देश दुनिया को भौगोलिक आधार पर अगर हम 4 क्षेत्रों में बांट दें तो 18 भाषा परिवार बनते हैं, और 18 भाषा परिवार ये सब आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं तैयारी को कंटिन्यू रखूं तो इस वीडियो को एक बार आप शेयर, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।